हेलो, जय हिंद साथियों। आइए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आपका उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे। तो हम लोग आधुनिक इतिहास में कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे थे और कांग्रेस के बारे में पिछले क्लास में हमने आपको कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे, उस अधिवेशन के बारे में हमने आपको बताया था। और लास्ट में जो हम लोग अधिवेशन पढ़े थे वो 1896 का कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन था। और उस 1896 के अधिवेशन में ही वंदे मातरम गाया गया था। और उस 1896 में जो कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता जो है रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। वंदे मातरम गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। तो ये सब बातें के बारे में चर्चा किए थे। तो साथियों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, आपका जो ये यूट्यूब चैनल है उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो आइए आज की क्लास में हम लोग लास्ट तक 30-35 मिनट का क्लास होगा, एकाग्रचित होकर के बने रहेंगे, बिना नो बकवास किए हुए, किसी प्रकार का टाइम गवाए हुए जो है हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। 1896 के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो 1901 का अधिवेशन है। कांग्रेस के 1901 का अधिवेशन है दोस्तों। और 1901 का अधिवेशन है ये भी हुआ था आपको कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता, यानी कि कलकत्ता में हुआ था। और 1901 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है कोलकाता में हुआ था। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। महात्मा गांधी ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है 90% जो छात्र होते हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं। क्यों कंफ्यूज करते हैं वो आपको हम अभी बताएंगे थोड़ी देर में। महात्मा गांधी इस अधिवेशन में भाग लिए थे, अध्यक्षता नहीं किए थे बल्कि भाग लिए थे। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था, इस अधिवेशन की जो व्यक्ति अध्यक्षता किया था उसका नाम था दोस्तों सर दिनसा एडुल्जी वांचा। सर दिनसा एडुल्जी वांचा, ये इसका पूरा नाम था। आप दिनसा वांचा आप शॉर्टकट में रख सकते हैं, दिनसा वांचा। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया, ठीक, कलकत्ता अधिवेशन की। मतलब 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। ऐसे महात्मा गांधी के तौर पे आप सामान्य तौर पे यह जानते हैं कि 1893 में जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 में ये महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। और वही 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे। तो 1893 से लेकर के 1915 मतलब 20-22 वर्ष का जो समय है, ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए तो लगातार 15-20 वर्ष तक जो है दक्षिण अफ्रीका ही रह गए। नहीं, बीच बीच में जो है वो भारत आते भी रहे, साल भर के लिए 6 महीना के लिए भारत आते रहे और फिर वो चले जाते थे। उसी क्रम में 1901 में महात्मा गांधी का आगमन भारत हुआ था। 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे लेकिन 1901 में वो भारत आए और फिर पुनः 1902 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। तो जब वो भारत आए 1901 में तो वही कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन होने वाला था। उस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया और गांधी ने कांग्रेस को ये संदेश दिया, समझाने का प्रयास किया, जो ये कांग्रेस जो है अभी तक शिक्षित वर्ग तक ही सीमित है, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित है। इस चीज को जो है फैला करके इसमें जो है ग्रामीण लोगों को जोड़ा जाए, कांग्रेस को गांव गांव तक पहुंचाया जाए। जो भारत की जो प्राण है वो गांव के लोगों में बसती है, गांव गांव तक पहुंचाया जाए, ये मतलब संदेश गांधी जी ने देने का प्रयास किया था। और महात्मा गांधी 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे, पहली बार। इसीलिए जो है ये अधिवेशन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, पहली बार भाग लिए थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी की याद में 9 जनवरी को जो है दोस्तों प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर 9 जनवरी का चर्चा हुआ है तो आप प्रवासी दिवस को भी आप याद रखेंगे, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। इसलिए ये 1901 का कांग्रेस अधिवेशन अपने आप में क्या है? महत्वपूर्ण है। इससे अगला जो अधिवेशन है महत्वपूर्ण वो है 1904 का अधिवेशन, 1904 का कांग्रेस अधिवेशन, और ये हुआ था मुंबई में। 1904 का जो कांग्रेस अधिवेशन है कहाँ हुआ था साथियों? मुंबई में। और इसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन
सर हेनरी कॉटन, इसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन किया था। और ये जो है यूरोपीय था, मतलब ब्रिटिश था। सर हेनरी कॉटन के द्वारा 1904 का मुंबई अधिवेशन हुआ। और 1904 का मुंबई अधिवेशन, कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है ये अधिवेशन, इसमें जिन्ना भाग लिया था। इसमें जो है जिन्ना भाग लिया था, जिन्ना भाग लिया पहली बार जो है अली जिन्ना जो था, मोहम्मद अली जिन्ना, वो जो है इस अधिवेशन में भाग लिया। तो 1901 में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए, इस वजह से 1901 का कांग्रेस अधिवेशन महत्वपूर्ण है। 1904 में मोहम्मद अली जिन्ना भाग लिया, इसलिए 1904 का भी अधिवेशन महत्वपूर्ण है। और इसकी अध्यक्षता 1901 की अध्यक्षता सर दिनसा वांचा के द्वारा किया गया, वहीं 1904 की जो अध्यक्षता है सर हेनरी कॉटन के द्वारा किया गया। अब इससे जो अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है दोस्तों, यह है 1905 का अधिवेशन। 1905 और 1905 का अधिवेशन हुआ था बनारस में। 1905 का है दोस्तों अधिवेशन, कहाँ हुआ था? बनारस में। अब 1905 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसकी अध्यक्षता जो है 1905 का जो बनारस का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले, इसलिए 1905 का ये कांग्रेस अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जब 1905 में बनारस का अधिवेशन हुआ, तो गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का दर्जा दिया गया। विपक्ष का दर्जा जो है अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, इसलिए ये अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। विपक्ष का दर्जा इसलिए दिया गया, जो अंग्रेज की नीतियां होती थी, जो अंग्रेज अपनी नीति को लागू करता था, उस नीति में जो खामियां होती थी, उस नीति का उजागर गोपाल कृष्ण गोखले जो है संवैधानिक तौर पर पत्राचार के माध्यम से, संवैधानिक तौर पर लेखन शैली के माध्यम से वो करते थे। इसी वजह से संवैधानिक तौर पर अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते थे। इस वजह से जो है गोपाल कृष्ण गोखले को 1905 के बनारस अधिवेशन के दौरान इनको विपक्ष का दर्जा दिया गया। और बनारस कांग्रेस अधिवेशन, बनारस की अध्यक्षता जो 1905 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। इस वजह से 1905 का भी अधिवेशन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर 1, 4 और 5, 1901, 4 और 1905 ये 3 अधिवेशन जो हमने बताया, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट्स बनाते चलिए, सुनते चलिए, नोट्स बनाते भी चलिए, ठीक है। अब इससे अगला अधिवेशन देखते हैं, 1905 के बाद मिटा दें, ठीक। उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। जब आप गौर से सुनेंगे ना, इसमें जो है मुख्य रूप से ये ईस्वी याद रखना है, ईस्वी याद रखना है, और किस अधिवेशन में कौन सा महत्वपूर्ण घटना हुआ। और महात्मा गांधी वाला तो आप गौर से याद रखेंगे। जब महात्मा गांधी 1915 में जब भारत आगमन हुआ था, तो वो पहली बार 1916 के अधिवेशन में वो भाग लिए थे, ये तो सबको याद रहता है। लेकिन सर्वप्रथम गांधी जी 1901 के जो कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे, ये कई सारे लोगों को पता नहीं होता है, या फिर कंफ्यूज करके एग्जाम में गलत उत्तर कर देते हैं। इस वजह से याद रखना जरूरी है। आगे देखिए, अब 1905 के बाद 1906 का अधिवेशन, 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जो है 1906 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दोस्तों कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता नेरोजी, दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। और दादा भाई नेरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का क्या किए थे? ये प्रयोग किए थे, अर्थात स्वराज की मांग किए थे। इसलिए 1906 का कांग्रेस अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नेरोजी के द्वारा किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। दादा भाई नेरोजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, 3 बार ये अध्यक्षता की है, 3 बार ये कांग्रेस की अध्यक्षता की है। दादा भाई नेरोजी 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। एक बार तो 1886 में की है सर्वप्रथम दादा भाई नेरोजी, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, लेकिन फिर चर्चा कर देते हैं। 1886 में दादा भाई नेरोजी सर्वप्रथम, ये भी कलकत्ता अधिवेशन, मतलब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ, 1886 में जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो भी कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी के द्वारा ही दोस्तों किया गया था। ठीक, 1886 के बाद 1893 और 1906 के बारे में हमने चर्चा कर दिया। और एक अधिवेशन 1893 में हुआ था कलकत्ता का, 1893 का
लाहौर अधिवेशन, इसमें भी जो है दादा भाई नौरोजी ने जो है अध्यक्षता किए थे। तो 1893 में जो है ये लाहौर में हुआ था ये अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी ने ये आवाज उठाया था कि सिविल सेवा का परीक्षा जो लंदन में हो रहा है वो लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजन होना चाहिए। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में दोस्तों ये तीनों चीज को आप याद रखेंगे, 1886, 1893 और 1906। 1886 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, 1886 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, 1893 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और 1906 का भी अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। 1886, 1893 और 1906 ये तीनों चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए 1906 के बाद 1907, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1907 का कांग्रेस अधिवेशन है। 1907 कांग्रेस अधिवेशन गुजरात में हुआ था। गुजरात में कहा हुआ था, गुजरात में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता 5, 6, 7, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, इसकी अध्यक्षता जो है दोस्तों रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। और इसी समय कांग्रेस में फूट हुआ, जिसको सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। 1907 के गुजरात अधिवेशन में क्या हुआ, कांग्रेस में फूट हुआ, गरम दल और नरम दल में। कांग्रेस में क्या हुआ दोस्तों, फूट हुआ, नरम दल और गरम दल में हुआ, ठीक। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और ये फूट हुआ क्यों था, तो ये जो है अध्यक्ष पद को लेकर के हुआ था। अध्यक्ष पद, अध्यक्ष पद को लेकर, अध्यक्ष पद को लेकर हुआ क्या था कि अंग्रेज ने 1905 में करजन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन वो जो सांप्रदायिक आधार पर किया, इसलिए किया कि राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे मांग, ज्यादा मांग, राष्ट्रीय आंदोलन सबसे ज्यादा व्यापक रूप धारण की थी तो बंगाल में ही की थी। तो राष्ट्रीय आंदोलन सबसे बड़ी व्यापक मांग जो है, राष्ट्रीय आंदोलन जो है अपना विग्रह रूप धारण किया था तो बंगाल में ही किया था। तो इसी राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए करजन ने अपने शासनकाल में 1905 में बंगाल को सांप्रदायिकता के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर जो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया था। वही पूर्वी बंगाल का राजधानी ढाका को बनाया गया था और पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों एक साथ हुआ करता था, ठीक। तो हुआ क्या, जब 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंग भंग आंदोलन शुरू हुए। बंग भंग आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ हुआ। उसी टाइम जो है स्वदेशी आंदोलन भी चालू हुए। बंग भंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उसमें जो है विदेशी कपड़ा को जलाया गया और पूर्ण रूप से स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी सामान को यूज करने पर जो है जोर डाला गया। तो होता क्या था, बंग भंग आंदोलन जो चल रहा था दोस्तों, तो बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व जो कांग्रेस का अध्यक्ष होता था वो अपने अनुसार करता था। तो कांग्रेस में जो गरम दल के लोग थे वो चाहते थे कि जो है इसका अध्यक्ष मेरे अनुसार बने, और नरम दल के जो लोग हैं वो चाहते थे कि, उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे वो चाहते थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे अनुसार बने। क्योंकि बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व करता कांग्रेस का अध्यक्ष ही हुआ करता था। तो इस वजह से नरम दल और गरम दल, उदारवादी विचारधारा के मानने वाले लोग और उग्रवादी विचारधारा के मानने वाले लोगों के बीच मतभेद हुआ, और जिस वजह से इसी चीज को लेकर के, अध्यक्ष पद को लेकर के पहली बार कांग्रेस में फूट हुआ और 1907 के गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। तो कांग्रेस फूट या सूरत फूट, इस चीज को आप याद रखेंगे। ये जो है गुजरात के 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, ठीक। उसके बाद 1908 का मद्रास अधिवेशन, 1908 में जो है मद्रास में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, और इसकी भी अध्यक्षता जो है दोस्तों रास बिहारी बोस के द्वारा ही किया गया। मतलब रास बिहारी बोस के द्वारा 1907 का गुजरात अधिवेशन और 1908 का मद्रास अधिवेशन, ये दोनों में जो है इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ही किए हैं। और 1908 में जब कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ तो इसमें कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया। संविधान, कांग्रेस जो है अपने लिए एक संविधान का निर्माण किया, ठीक। कांग्रेस के लिए एक संविधान का निर्माण किया गया। आइए अब आगे देखते हैं। तो ये तीनों चीज को आप ध्यान में रखेंगे, 6, 7, 8, 6, 7, 8, आप तीनों चीज को जो है आप सीरियल नंबर से आप ध्यान में रखेंगे। आइए अब इससे आगे देखते हैं।
6, 7, 8, अब 9। कांग्रेस का ये भी महत्वपूर्ण है 1909 वाला। कांग्रेस का 1909 का जो अधिवेशन है ये जो है दोस्तों कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। लाहौर में, ये जो है लाहौर में हुआ था। लाहौर 1909 का कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। मदन मोहन मालवीय ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया 1909 के लाहौर अधिवेशन। और 1909 के लाहौर अधिवेशन में ही 1909 के लाहौर अधिवेशन में ही रिपन को लोकप्रिय वायसराय की संज्ञा दी गई। लोकप्रिय वायसराय की संज्ञा रिपन को दी गई। क्यों दी गई? तो जो रिपन जो था ये जब भारत में वायसराय बनकर के आया लगभग 1880 से 84 के आसपास इसका शासनकाल रहता है। एग्जैक्ट हमको याद नहीं है लेकिन 80 से 84 के आसपास इसका शासनकाल रहता है जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो 1880 से 84 के आसपास रिपन ने भारतीयों के पक्ष में बहुत सारे काम किए। इससे ठीक पहले लिटन का शासनकाल रहता है और लिटन क्या करता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाता है 1878 में और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला करके भारतीय समाचार पत्र पत्रिकाएं पर वो प्रतिबंध लगा देता है। वहीं पर आर्म्स एक्ट लाता है जिसमें भारतीयों को हथियार रखना मना कर देता है। वहीं पर सिविल सेवा में परीक्षा में भाग लेने वाले जो भारतीय छात्र होते थे उसकी उम्र को कम कर दिया जाता है। जब रिपन वायसराय के पद पे आता है तो रिपन भारतीय के पक्ष में बहुत सारे अच्छे काम किए। जैसे सबसे पहले वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म करके भारतीय समाचार पत्राचारों का मुंह खोला। फिर से समाचार पत्र छापने की इजाजत मिल गई। उसके बाद आर्म्स एक्ट अधिनियम था उसको हटा दिया। उसके बाद कारखाना अधिनियम लाया। रिपन ही कारखाना अधिनियम लाया था जिससे कारखाना में काम करने वाले भारतीयों के लिए जो है बहुत सारी जो है सुविधाएं दी गई थी। ठीक, कारखाना अधिनियम लाया। उसके बाद रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन इस चीज को भी आप मुख्य रूप से आप ध्यान में रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्थानीय स्वशासन, रिपन जो है स्थानीय स्वशासन को लागू किया। जो अभी वर्तमान में चल रहा है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मुखिया जो सरपंच का चुनाव होता है, वार्ड पार्षद का चुनाव होता है, जिला परिषद का जो चुनाव होता है, ये जो शासन प्रणाली है, कहने का मतलब स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो शासन प्रणाली की शुरुआत की, जो अभी ग्राम पंचायत व्यवस्था है, उसकी शुरुआत रिपन के द्वारा ही किया गया था। इसलिए रिपन को लोकप्रिय वायसराय की संज्ञा दिया गया। लोकप्रिय वायसराय। वहीं पर सबसे अलोकप्रिय यानी कि घटिया वायसराय की संज्ञा किसी को दिया गया है तो वो कर्जन को दिया गया है। कर्जन, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। कर्जन को इसलिए दिया गया, ये जो है बंगाल विभाजन कर दिया था सांप्रदायिकता के आधार पर, इस वजह से जो है कर्जन को सबसे घटिया या अलोकप्रिय वायसराय की संज्ञा दोस्तों कर्जन को दिया गया और वही लोकप्रिय वायसराय की संज्ञा रिपन को दिया गया। क्यों दिया गया हमने आपको यहाँ पर चर्चा करके बता दिया। उसके बाद 1909 के बाद 1910 का कांग्रेस अधिवेशन। 1910 का जो कांग्रेस अधिवेशन है यह इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद कहाँ हुआ था दोस्तों? इलाहाबाद में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता है विलियम वेडरवर्न के द्वारा किया गया था। विलियम वेडरवर्न जो इसका जीवनीकार था, ये एओ ह्यूम का जीवनीकार विलियम वेडरवर्न था। और ये 2 बार अध्यक्षता किया है। एक 1889 में किया है, एक 1889 में ये कांग्रेस की अध्यक्षता किया है और एक 1910 के इलाहाबाद। 1889 में जो ये अध्यक्षता किया है ये बंबई में किया है और 1910 में जो ये अध्यक्षता किया है कांग्रेस की वो इलाहाबाद में किया है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। विलियम वेडरवर्न के द्वारा अध्यक्षता किया गया है। 1910 के बाद 1911 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ है, 1911 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है। कलकत्ता कहाँ हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें जो है जन गण मन गाया गया था और इस कांग्रेस की अध्यक्षता जो है पंडित विशन नारायण धर। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन, 1911 में जो कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता पंडित नारायण विशन धर इनके द्वारा किया गया और इस कलकत्ता अधिवेशन में ही जन गण मन गाया गया। जन गण मन जो है इसी कांग्रेस के अधिवेशन में जो है गाया गया था।
और जन गण मन जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है। और ये जो है भारत भाग्य विधाता शीर्षक के नाम से छपी थी, और वहीं इंग्लिश में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से छपी थी। तो जन गण मन हिंदी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के नाम से छपी, और इंग्लिश में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से छपी। ये दोनों चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जन गण मन सर्वप्रथम कलकत्ता के 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। अध्यक्ष को भी आप ध्यान में रखेंगे, इसलिए जो जो महत्वपूर्ण घटना हुआ है वो तो पूछता ही है कांग्रेस के किस अधिवेशन में और किस जगह पे हुआ, लेकिन यह भी पूछता है कि उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा, मतलब अध्यक्ष पूछेगा तो उसी की अध्यक्षता ना पूछेगा, उसी अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम पूछेगा जिस अधिवेशन में महत्वपूर्ण घटना घटित हुई होगी। तो ये सब महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है, इस वजह से इसके जो है अध्यक्ष को भी नाम आपको याद रहना चाहिए। तो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन हो गया। अब इससे आगे देखते हैं 11 के बाद। इतने विस्तार पूर्वक तोड़ तोड़ करके आपको समझा रहे हैं, आप एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार को वीडियो देखिए, 2 बार में समझ में नहीं आया 3 बार देखिए, आप नोट्स बनाइए, उसको बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, आपको पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। उसके बाद 1912, 11 के बाद 1912 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है बिहार की दृष्टि से। तो 1912 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये बिहार में हुआ था सबसे पहली बार। बिहार में सबसे पहली बार जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1912 का कांग्रेस अधिवेशन था। और बिहार के कहां हुआ था? पटना में हुआ था। और पटना में कहां हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था, पटना के बांकीपुर में हुआ था। ठीक, इसलिए जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और 1912 में जो पटना के बांकीपुर में ये अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता जो दोस्तों आर.एन. माधोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। ठीक, आर.एन. माधोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। और इसी समय जो है ए.ओ. ह्यूम की मृत्यु हो जाती है। जो कांग्रेस के जो संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, आप याद रखेंगे ए.ओ. ह्यूम भले ही कांग्रेस के संस्थापक रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए हैं। बार बार हम इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है, ये महासचिव के पद पर थे। लेकिन ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार विलियम वेडरबर्न 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया है, 1889 और 1910। 1889 के बंबई अधिवेशन और 1910 के कलकत्ता अधिवेशन, जो भी हमने आपको थोड़ी देर पहले चर्चा किया है। तो ए.ओ. ह्यूम का क्या हो जाता है? निधन। और जब ए.ओ. ह्यूम का निधन हो जाता है तो पटना के बांकीपुर में जो 1912 का कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर साहब कर रहे थे, और इसी समय ए.ओ. ह्यूम को श्रद्धांजलि दिया जाता है, श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। और इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस के जनक या पिता के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। मतलब मान लिया जाता है कि कांग्रेस के जनक या जो कांग्रेस के पिता वो ए.ओ. ह्यूम थे, क्योंकि संस्थापक वही थे। तो ए.ओ. ह्यूम को जनक की संज्ञा कब मिली, पिता की संज्ञा कब मिली? तो 1912 के बिहार अधिवेशन में, बांकीपुर अधिवेशन में। ठीक, और इनको श्रद्धांजलि भी यही अधिवेशन 1912 के बिहार अधिवेशन में दिया गया था। 12 के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों आपका 1915 का अधिवेशन। कांग्रेस के 1915 का अधिवेशन हुआ था मुंबई में। ठीक, मुंबई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? मुंबई में तो हुआ, इसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भी किए, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें वेलिंगटन भाग लिया था। वेलिंगटन कौन था? तो ये जो है अंग्रेज अधिकारी था। और वेलिंगटन आने वाला समय में 1915 में वेलिंगटन भाग लिया, और आने वाला समय में वेलिंगटन जो है भारत का वायसराय भी बना। भारत का वायसराय के पद पर भी वेलिंगटन बना रहा आने वाला समय में। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वेलिंगटन 1915 के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा किया गया था। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पे ये याद रखेंगे, कांग्रेस के जितने भी आप अधिवेशन पढ़े उसमें से, उस अधिवेशन में से कांग्रेस के जितने भी आप अधिवेशन पढ़े या आगे पढ़ेंगे, उस अधिवेशन में से 4 ऐसे यूरोपीय व्यक्ति थे। एक जॉर्ज यूले, उसके बाद विलियम वेडरबर्न,
तीसरे नंबर पर अल्फ्रेड वेब। अल्फ्रेड वेब अभी नहीं आए हैं, वो आगे आएंगे। अल्फ्रेड वेब और एक सर हेनरी कॉटन। सर हेनरी कॉटन, आप इसको आप स्टार मार कर लिख लीजिए, ये चारों व्यक्ति का नाम। ये चारों ऐसे यूरोपीय थे, ये चारों ऐसे यूरोपीय यानी कि ब्रिटिश थे, ये अंग्रेज थे। ये जो है सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारी, मतलब सबसे पहला जो अध्यक्षता किया अंग्रेज, वो था जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो है प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता किया। ये तो सबको याद रहता है, ये सबको याद रहता है। लेकिन जॉर्ज यूले के साथ साथ आपको एग्जाम में इस तरह से आप क्वेश्चन फंसाया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है क्वेश्चन को, कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। उसमें से 3 गो में इसी में से नाम रहेगा और एगो नहीं रहेगा। और एगो जो नहीं रहेगा वो मेरे ख्याल से ए.ओ. ह्यूम, मतलब 3 गो इसमें से रहेगा, एगो ए.ओ. ह्यूम का दे दिया जाएगा। आप फंस जाएंगे, उसी यही सब का नाम नहीं जानेंगे तो मार देंगे। ए.ओ. ह्यूम के बारे में आप जानेंगे कि वो तो अध्यक्षता किए होंगे, लेकिन वो अध्यक्षता नहीं किए थे। लेकिन यही जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न, जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न, अल्फ्रेड वेब और सर हेनरी कॉटन, ये 4 ऐसे ब्रिटिश हुआ, जो ये 4 ऐसे अंग्रेज हुआ जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। तो ये चारों व्यक्ति का नाम आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आइए इसके बाद अगला अधिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, फिर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी मोह माया है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसे तो मोह माया में नहीं फंसना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण एक अधिवेशन है, वो है आपका 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन ये जो है लखनऊ में हुआ था। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण अधिवेशन है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा यह कांग्रेस का अधिवेशन मतलब अध्यक्षता किया गया था। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता जो है दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ये अधिवेशन अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि 9 जनवरी, सबसे थोड़ी देर पहले हमने आपको चर्चा किया कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। और जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले से जाकर के मिले, अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से जाकर के मिले। और गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को आदेश दिया कि आप जो है संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण कीजिए, आप गांव-गांव जाकर लोगों से मिलिए, जमीनी स्तर पर आप हालात देखिए कि जनता की स्थिति कैसी है, लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो 2 ऐसे व्यक्ति हुए पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में, एक महात्मा गांधी और एक बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी 2 ऐसे व्यक्ति हुए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया, संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया। तो 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तो वो 1916 में चल रहे लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में बिहार के पश्चिम चंपारण के भितहरवा गांव, बिहार के पश्चिम चंपारण में भितहरवा गांव होता था, भितहरवा गांव। और वही भितहरवा गांव के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल। ये राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से जाकर के मिले। जब राजकुमार शुक्ल को पता चला कि महात्मा गांधी का आगमन भारत हो चुका है और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए जो है वहां भारतीयों के लिए लड़ाई लड़ करके वहां दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को न्याय दिलवाया था। तो राजकुमार शुक्ल को लगा जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को न्याय दिलवा सकते हैं, तो फिर ये तो यहाँ अपना घर है, भारत है, तो यहाँ हम लोगों को न्याय क्यों नहीं दिलवा सकते हैं। तो हो क्या रहा था कि पश्चिम बंगाल में अंग्रेज वहां के किसानों से जबरन नील की खेती करवाता था, जिस वजह से वहां पर जो जमीन बंजर पड़ रही थी, ठीक, और 3 कठिया प्रणाली प्रथा चली आ रही थी, जिसमें जो है जिस किसान के पास अगर 1 बीघा जमीन है,
1 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पे जो है नील की खेती को अनिवार्य कर दिया गया था नील की खेती करना। तो इसी चीज से परेशान होकर के भितहरवा गांव के किसान राजकुमार शुक्ल थे, जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाकर के गांधी जी से मिले और गांधी जी को अपनी समस्या सुनाए। और गांधी जी को जब अपनी समस्या सुनाए तो 1917 में गांधी जी चंपारण गए भी और वहां के लोगों के लिए आवाज बने और फिर वहां के किसानों को अधिकार दिलवाया और वहां की नील की खेती को बंद भी करवाया, ठीक, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण घटना यह हुई थी कि 1907 के सूरत अधिवेशन, 1907 के गुजरात अधिवेशन में जो सूरत फूट हुआ था, यानी कि कांग्रेस 2 दल में बट गया था, गरम दल और नरम दल। वो कांग्रेस जो है एक हुए, मतलब गरम और नरम दल के लोग आपस में मिले, ठीक। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के लोग आपस में क्या हुए, मिले, समझौता हुआ। और एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से, किसके प्रयास से, एनी बेसेंट और तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये दोनों के प्रयास से गरम दल और नरम दल के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था, ठीक। और ये समझौता 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। एक तो ये महत्वपूर्ण घटना हुआ, एक ये महत्वपूर्ण घटना हुआ। एक महत्वपूर्ण ये घटना हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी है दोस्तों, इसी लखनऊ अधिवेशन में समझौता हुआ था, जिसको पूना समझौता के नाम से जाना, नहीं, लखनऊ पैक्ट, जिसको पूना पैक्ट की लखनऊ पैक्ट, लखनऊ में हो रहा है तो लखनऊ पैक्ट ही होगा, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, लखनऊ पैक्ट। अब मुस्लिम लीग जो है ये 1906 में बनी थी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। और उस समय भारत का जो है वायसराय हुआ करता था हार्डिंग द्वितीय, इसको जो है सांप्रदायिकता के जनक भी माना जाता है, ठीक। हार्डिंग द्वितीय नहीं, मिंटो द्वितीय हुआ करता था, ठीक। हार्डिंग द्वितीय नहीं, वो तो नरवली प्रथा को खत्म किया था। मिंटो द्वितीय उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था। और मिंटो द्वितीय ने ही मुस्लिम लीग को भड़काया, मुस्लिम लीग को कहा कि आप जो है हम अंग्रेजों से जो है सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली की मांग कीजिए, सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली की मांग कीजिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन की मांग कीजिए, जिसमें आपको एक अलग से क्षेत्र दिया जाएगा, उस क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले भी मुसलमान होंगे और मतदान करने वाले भी मुसलमान होंगे। और जब 1908 के कांग्रेस के 1908 के अधिवेशन में, 1908 का अधिवेशन शायद कहां हुआ था, ध्यान में आ जाएगा तो बता देंगे। 1908 के कांग्रेस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों से यह मांग किया कि हमें जो है सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली दिया जाए। और 1909 में मिंटो द्वितीय ने इसको मुस्लिम लीग को सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली दे भी दिया। जब इसको पृथक निर्वाचन प्रणाली मिल गई, पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया, तो इस पृथक निर्वाचन के अधिकार को कांग्रेस नहीं मान रहा था, कांग्रेस का मानना नहीं था, कांग्रेस जो है पृथक निर्वाचन को अधिकार को नहीं माना। तो जब 1916 का जो ये लखनऊ अधिवेशन हुआ, इसमें कांग्रेस की सबसे बड़ी ये गलती रही कि ये जो है मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर लिया। और मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके कांग्रेस ने ये सोचा कि ठीक है, आपको पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला है, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ ये वादा किया था कि हम आपके साथ राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हम आपका सहयोग करेंगे और देश को आजाद कराने के लिए हम आपके साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए 1916 से लेकर के 1922 का जो कालखंड है, ये मित्रता का काल कहा जाता है, या मत एक का काल कहा जाता है। मतलब इस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मत 1916 से 1922 तक एक हुआ करता था। दोनों जो है राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में सोचते थे, दोनों देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन 1922 के बाद फिर मुस्लिम लीग का मन बदल जाता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में फिर फूट हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक। जब कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुसलमानों को मिलने वाला पृथक निर्वाचन प्रणाली जो था, पृथक निर्वाचन का जो अधिकार था, इसको एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस ने अपना लिया कि ठीक है, चलिए ठीक है, जो आपको अधिकार मिल गया, हम उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं। यही चीज 1946 में भारी पड़ गया।
मुस्लिम लीग को पता था कि कांग्रेस हमारे सामने एक बार झुका है, इसको झुकाना आसान है, और मुस्लिम लीग आगे चल करके नंगा नाच करने लगा कि हमको जो है सांप्रदायिकता के आधार पर अलग राष्ट्र चाहिए, पाकिस्तान की मांग करने लगा। और पाकिस्तान को मांग करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में 16 अगस्त 1946 को मनाया, और इसको पता था कि हम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे 16 अगस्त 1946 को। जब मनाएंगे और हम पाकिस्तान की मांग करेंगे तो कांग्रेस हमारे सामने झुकेगा, क्योंकि 1916 में कांग्रेस थोड़ा सा झुक गया था, नरम हो गया था, और पृथक निर्वाचन के अधिकार को कांग्रेस मान लिया था, और ये जिन्ना को पता था। जब 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया मुस्लिम लीग ने, तो उस समय कलकत्ता में बहुत दंगा हुआ सांप्रदायिकता के आधार पर। हजारों की संख्या में हिंदू मारे गए, हजारों की संख्या में मुसलमान मारे गए। धर्म के आधार पर बहुत सांप्रदायिकता दंगा हुआ, आंदोलन मतलब हंगामा हुआ, खून खराबा हुआ, खून की नदियां बह चली। तब जाकर के महात्मा गांधी को थोड़ा यहाँ पर डिमोरलाइज होना पड़ा, और कांग्रेस आजादी के पक्ष में नहीं था, लेकिन जब से यह प्रत्यक्ष कार्रवाई मनाया उसके बाद जगह जगह पर कलकत्ता में जो है दंगे होने लगे सांप्रदायिकता के आधार पर। तब जाकर के है जो कांग्रेस भारत विभाजन के पक्ष में आई। ठीक, तो न अगर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अगर कांग्रेस इस चीज को साथ समझौता नहीं किया होता, मुसलमानों का जो पृथक निर्वाचन मिला था, पृथक निर्वाचन का जो अधिकार मिला था, अगर इस चीज को नहीं एक्सेप्ट किया होता, तो फिर हो सकता है ये प्रत्यक्ष कार्रवाई वाला दिवस जो मनाया और ये जो इतने दंगे हुए ये सब नहीं होता। और पाकिस्तान जो है सारे मुसलमानों को नहीं चाहिए था। 1940 से 45 तक कांग्रेस को जो अध्यक्ष मौलाना, ये क्या नाम रहता है इनका, मौलाना अबुल कलाम जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पे बने रहते हैं। तो भारत में रहने वाले सारे मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं चाहिए था, पाकिस्तान चाहिए था तो मुस्लिम लीग को चाहिए था, और पाकिस्तान चाहिए था तो मोहम्मद अली जिन्ना को चाहिए था। और जब खून खराबा बहुत होने लगा, सांप्रदायिकता दंगा बहुत होने लगे, तो कांग्रेस जो है भारत विभाजन के पक्ष में आया, और तब जो है जाकर के भारत का विभाजन हुआ और एक नए राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो साथियों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, समय ज्यादा हो गया है, 30-35 मिनट की क्लास आपसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30-35 मिनट की क्लास को आप आसानी से कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आप ये जो उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्ट्रेटेजी, ये जो यूट्यूब चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब करके थोड़ा हमें सपोर्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।